जनगणना किसी भी देश के लिए एक बहुत जरूरी काम है। ये देश की आबादी की पूरी तस्वीर दिखाती है, जैसे उम्र, लिंग और आर्थिक स्थिति। ये जानकारी सरकार के लिए बहुत जरूरी है। इससे उन्हें लोगों की जरूरतें समझने और अच्छी योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। बिना जनगणना के सरकारें अंधेरे में काम कर रही होंगी। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कितने स्कूल या अस्पताल बनाने हैं या पैसा कहाँ लगाना है। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। ये बहुत बड़ा काम है, जिसमें लाखों लोग घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। जनगणना सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है, ये लोगों, उनके जीवन और उनकी उम्मीदों के बारे में है। ये हमारे समाज की बनावट को समझने के बारे में है। जहां आम जनगणना एक बड़ी तस्वीर दिखाती है, वहीं जाति जनगणना सामाजिक व्यवस्था में और गहराई से जाती है। ये लोगों को उनकी जाति के आधार पर गिनती है। ये जानकारी जाति व्यवस्था की पेचीदगियों और जीवन के अलग अलग पहलुओं पर इसके असर को समझने में मददगार हो सकती है। भारत में आखिरी बार जाति जनगणना 1931 में हुई थी, अंग्रेजों के जमाने में। उस समय ये अंग्रेजों के काम आती थी और अक्सर मौजूदा सत्ता ढांचे को मजबूत करती थी। आज जाति जनगणना की मांग सामाजिक न्याय की चाहत से आती है। ये जातिगत असमानताओं की सीमा को समझने और उनको दूर करने के लिए योजनाएं बनाने के बारे में है। भारत में आरक्षण व्यवस्था एक ऐसी नीति है जो पिछड़े समुदायों को ऊपर उठाने के लिए बनाई गई है। ये इन समुदायों के लिए शिक्षण संस्थानों, सरकारी नौकरियों और यहाँ तक कि विधानसभाओं में कुछ सीटें आरक्षित रखती है। इस व्यवस्था का जन्म इस बात को मान्यता देने से हुआ कि सदियों से चले आ रहे भेदभाव ने कुछ समूहों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आरक्षण व्यवस्था मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभ पहुंचाती है। इन समुदायों को पीढ़ियों से व्यवस्थित बहिष्कार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य बराबरी का मौका देना और उन्हें वे अवसर प्रदान करना है जिनसे उन्हें ऐतिहासिक रूप से वंचित रखा गया था। आरक्षण व्यवस्था के प्रत्येक लाभार्थी समूह का अपना अलग इतिहास और चुनौतियां हैं। अनुसूचित जाति, जिन्हें अक्सर दलित कहा जाता है, को ऐतिहासिक रूप से अछूत माना जाता रहा है और समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। अनुसूचित जनजाति भारत के आदिवासी समुदाय को विस्थापन, शोषण और सांस्कृतिक अस्मिता के नुकसान का सामना करना पड़ा है। अन्य पिछड़ा वर्ग में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक विविध श्रृंखला शामिल है। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण व्यवस्था में शामिल किया गया। हालांकि आरक्षण व्यवस्था ने निस्संदेह इन समुदायों को लाभान्वित किया है, लेकिन इसके प्रभाव की सीमा अलग अलग है। भाग 5, असमान लाभ, आरक्षण के असर की जांच। हालांकि आरक्षण व्यवस्था ने कई लोगों के लिए ऊपर उठने के रास्ते बनाए हैं, लेकिन लाभ समान रूप से नहीं मिले हैं। प्रत्येक आरक्षित वर्ग के भीतर कुछ जातियों ने काफी तरक्की की है, जबकि अन्य अभी भी पीछे हैं। लाभ के इस असमान वितरण ने मौजूदा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि आरक्षण व्यवस्था ने मुख्य रूप से प्रत्येक आरक्षित वर्ग के भीतर प्रमुख जातियों को लाभान्वित किया है। ये जातियां अपने सापेक्षिक सामाजिक और आर्थिक लाभ के कारण अक्सर आरक्षण द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करने के लिए बेहतर स्थिति में होती हैं। भाग 6, जाति जनगणना बहस, पक्ष और विपक्ष में तर्क। जाति जनगणना की मांग ने भारत में तीव्र बहस छेड़ दी है। समर्थकों का तर्क है कि ये सबूतों पर आधारित नीति बनाने के लिए जरूरी है। विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर सटीक आंकड़े विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतियों को तैयार करने में मदद कर सकते हैं। ये आरक्षण व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता भी ला सकता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि लाभ सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। हालांकि विरोधियों ने जातिगत आंकड़ों के दुरुपयोग की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्हें डर है कि ये जातिगत पहचान को मजबूत कर सकता है और सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकता है। गोपनीयता और जातिगत जानकारी के आधार पर भेदभाव की संभावना के बारे में भी चिंताएं हैं। भाग 7, डेटा जिम्मेदारी, प्रभावी नीति की कुंजी। जाति जनगणना को लेकर चल रही बहस जिम्मेदार डेटा संचालन के महत्व को उजागर करती है। डेटा अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे इकट्ठा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उपयोग करते हैं। अगर जिम्मेदारी से किया जाए
तो जाति जनगणना सामाजिक न्याय के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। हालांकि दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा तंत्र होना जरूरी है। इसमें व्यक्तियों की गुमनामी सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए जातिगत आंकड़ों के उपयोग को प्रतिबंधित करना शामिल है। गलतफहमियों को रोकने के लिए जाति जनगणना के उद्देश्य और सीमाओं के बारे में जन जागरूकता भी जरूरी है। भाग 8 जाति जनगणना की चुनौतियों का सामना। भारत जैसे विविधतापूर्ण और जटिल देश में जाति जनगणना करना एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, सावधानीपूर्वक निष्पादन और संसाधनों के एक महत्वपूर्ण आवंटन की आवश्यकता है। एकत्र किए गए आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। इसमें संवेदनशील सामाजिक गतिशीलता को नेविगेट करने और किसी भी संभावित पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए प्रगणकों को प्रशिक्षित करना शामिल है। जाति जनगणना के राजनीतिक निहितार्थों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आंकड़े एक बार जारी होने के बाद जांच के दायरे में आने और संभावित रूप से राजनीतिकरण होने की संभावना है। इस अभ्यास को संवेदनशीलता और समग्र रूप से समाज की बेहतरी के लिए आंकड़ों का उपयोग करने की प्रतिबद्धता के साथ करना जरूरी है। भाग 9 निष्कर्ष। एक समानतापूर्ण भविष्य की ओर। भारत में जाति जनगणना पर बहस देश में सामाजिक न्याय के लिए चल रहे संघर्ष को दर्शाती है। ये एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। हालांकि एक बात स्पष्ट है, सूचित नीतिगत निर्णयों के लिए सटीक आंकड़ों की आवश्यकता होती है। एक जाति जनगणना जिसे जिम्मेदारी से आयोजित और उपयोग किया जाता है, जाति व्यवस्था की जटिलताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने की क्षमता रखती है। अंततः लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना होना चाहिए जहां जाति अब अवसर के लिए बाधा या भेदभाव का स्रोत न हो। हालांकि इस दृष्टि को प्राप्त करने का मार्ग लंबा और कठिन है, लेकिन संवेदनशीलता और ज्ञान के साथ की गई जाति जनगणना सही दिशा में एक कदम हो सकती है। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अधिक सामग्री के साथ अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें।